कभी मुद्दा इस देश में लव जिहाद बन जाता है, कभी आमिर खान बन जाता है, कभी असहिष्णुता बन जाता है, कभी मुजफ्फरनगर के बाद दादरी से होता हुआ मालदा से होता हुआ न जाने फतेहपुर और उसके बाद हरदा में जो सब कुछ हो रहा है। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा है? ये उपद्रव कर कौन रहा है? दंगल पर बीजेपी का अलग दंगल। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय साहब महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, खुली धमकी देते हैं आमिर खान को कि एक शाहरुख खान को तो नाम नहीं लिया उन्होंने, एक को तो सबक सिखा दिया है, अब दूसरे को सबक सिखाने का वक्त है। दंगल उनकी फिल्म आने वाली है, दंगल पर फिर दंगल छेड़ने की बात। आइए बताते हैं आपको कौन से है वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। असहनशीलता पर आमिर को धमकी देना क्या जायज है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे, सीधी धमकी है। धमकी असहनशीलता के मुद्दे को जिंदा रखने की क्या एक कोशिश है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि पोलराइजेशन, इधर समाजवादी पार्टी के लिए काउंटर पोलराइजेशन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार पिछले दिनों छाए रहे हैं। आमिर को इलाज की धमकी देना असहनशीलता नहीं है, ये सवाल बीजेपी के सामने है। आमिर की नई फिल्म दंगल पर मंगल की धमकी आखिर क्यों दी गई? दिलवाले के साथ भी यही किया गया। मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों में सिनेमा को ठीक से चलने नहीं दिया गया। क्या फिल्मों को सियासी निशाना बनाना सही है? क्योंकि अब पॉलिटिक्स के लिए भी अगर सिनेमा का रास्ता चुना जा रहा है तो ये गलत है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट, फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। फिर उसको उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है, जो सही तू बोल रहे हैं, क्योंकि एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है ना। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग मेरा। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। घर में हिंदुस्तान की गाली, टीवी पे हिंदुस्तान को क्या करना है, सम्मान कैसे बढ़ाना है, सबका भाषण, अच्छा देश नहीं चलेगा। राम माधव के बाद अब बीजेपी के एक और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बिना नाम लिए आमिर खान पर जोरदार हमला बोला है। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय का इशारा आमिर को सबक सिखाने का है? सुनिए अपने बयान देकर विवादों में रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने क्या फरमाया। समाज प्रकृति को प्रणाम करता है, जो समाज जीव जंतु को प्रणाम करता है, जो समाज नाग पंचमी मनाता है, जो समाज सब देवी देवताओं को सबको प्रणाम करता है, वह असहिष्णु कैसे हो सकता है? तो ये सारे जो त्योहार है हमारे, ये हमारे सहिष्णुता के प्रमाण है। और इसलिए जब कोई इस समाज को कहता है कि असहिष्णुता बढ़ रही, तो जरा गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा। फिर उसको उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है, जो असहिष्णु बोल रहे हैं, क्योंकि एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है ना। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग मेरा। 24 घंटे के अंदर बीजेपी के 2 महासचिवों ने आमिर खान को निशाने पर ले लिया। बीजेपी महासचिव राम माधव ने आमिर के खिलाफ गुरुवार को कुछ यूं भड़ास निकाली थी। ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। घर में हिंदुस्तान की गाली, टीवी पे हिंदुस्तान को क्या करना है, सम्मान कैसे बढ़ाना है, सबका भाषण, अच्छा देश नहीं चलेगा। अब आपको आमिर खान का वो बयान भी सुना देते हैं जिसकी टीस अब तक बीजेपी के नेताओं को सता रही है। For any society, it's very important to have a sense of security. The last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. समझ से परे है कि जो चिंगारी बुझ गई है उसे हवा क्यों दी जा रही है? बीजेपी इस मुद्दे को क्यों जिंदा रखना चाहती है? सत्ताधारी दल के महासचिवों को इस पर बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? वो भी तब जब शाहरुख खान और आमिर खान की तरफ से बयानबाजी में विराम लग चुका है। सवाल तो ये भी है कि क्या ये मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव तक यूं ही जिंदा रखा जाएगा? इंदौर से राहुल करैया के साथ आज तक ब्यूरो। जो हमारी रिपोर्ट में पूछा गया है उसी से शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। संजय झा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौलाना सैयद अतहर हुसैन देलवी साहब, जो कि चेयरमैन है अंजुमन मिन्हाजे के, वो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए, क्यों जिंदा रखना चाहते हैं ऐसे मुद्दे को? कैलाश विजयवर्गीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी खुली धमकी दे रहे हैं, ये कहां पहुंच रहे हैं आप? देखिए, फिल्मों के संदर्भ में
किसी भी कलाकार को बड़ा बनाता है तो दर्शकों की जो अभिरुचि है, दर्शकों की जो प्रेम है वो बनाता है। इसमें कोई किसी के कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी को लगता है कि फर्क पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता में उनके प्रति जो धारणा है, जो उनके प्रति सोच है, उसमें बदलाव आया है। और जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला है उसमें तो बहुत कुछ परोक्ष है, किसी का नाम नहीं है, फिर भी उसमें दंगल सीधी किसकी कोई फिल्म बात है? नजर आती है। सुधांशु जी, दंगल किसकी फिल्म आ रही है? अरे भाई मेरी बात पूरी करने दीजिए। अरे सर, दंगल है एक फिल्म का नाम है जिसमें कि आप उसको मान रहे हैं कि एक अभिनेता का नाम लिया गया, बाकियों ने तो सीधा नाम लेके कहा है, देश का नाम लेके कहा है। और मैं नेताओं की बात नहीं कहता कि आजम खान से लेके हाजी याकूब कुरैशी तक ने सीधे सीधे नाम लेके क्या बोला, वो तो छोड़ तो दीजिए। पार्टी खड़ी है ना यहाँ कैलाश तो- विजयवर्गीय के साथ, उनकी इस खुली धमकी यहाँ के तो साथ जिस आप प्रकार खड़े हैं की ना बात सर? कही गई, सर प्लीज, देश- सर एक बार स्टैंड समझ लूं सर आपका, मतलब आप पार्टी खड़ी है कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के साथ, उन्होंने सही कहा है। देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बयान कहा है जिसका कोई पार्टी के ऊपर स्टैंड नीति से मतलब नहीं, उन्होंने एक संदर्भ में बयान कहा नहीं, है। आपका एक उस महासचिव संदर्भ में खुली जो धमकी प्रतिक्रिया देगा आ रही है किसी को? जनता की उस पे नहीं सर, हर प्लीज। चीज के ऊपर पार्टी के स्टैंड का क्या मतलब? पार्टी का स्टैंड तो बहुत क्लियर है पहले से। जो राम माधव जी ने बोला उसमें तथ्य में लेश मात्र का भी कोई वो हो, अंतर हो, वेरिएशन हो तो आप कहिए कि साहब ये बात फैक्चुअली गलत है। राम माधव जी जो कि संघ से बहुत लंबे वक्त तक जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे संघ पूछना को चाहती आप एक बार किनारे रखिए, मैं एक बात पूछता हूं, हाँ। यदि किसी व्यक्ति को भारत के प्रति इतनी ज्यादा शंका उत्पन्न हो गई है और वह व्यक्ति इनक्रेडिबल इंडिया का एम्बेसडर है, तो क्या आपने उसे हटा अपनी दिया तरफ ना से- उनको? हाँ, आपने मेरी हटा बात- दिया ना? देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। किसी ने हटाया नहीं, हम कह रहे हैं उनको, उनका नैतिक दायित्व क्या कहता था? वो कहते क्षमा कीजिएगा, मेरे लिए अब यह संभव नहीं है, मुझे नैतिक दृष्टि से उचित नहीं लग रहा, मगर तब तो क्यों आप चलते रहेंगे? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, यही से पैसा मिल राकेश जी। रहा ठीक है है। तो हम एक तरफ लेते भी रहेंगे और फिर जरूरत पड़ेगा तो देश के लिए आलोचना भी करते रहेंगे। हाँ। प्रश्न तो इस दोहरे नैतिक मैं समझ मानदंड गई, पर माफी पूछिए चाहिए ना, आप बीजेपी तो उल्टा को। प्रश्न पूछ रही हैं। माफी चाहिए सर आपको, बीजेपी को माफी चाहिए। मैं लौटूंगी सर आपके पास। ना एक ना ना, सेकंड। मैं कोई माफी की बात ही नहीं कह रहा हूं। अंजना जी ये अरे- बताइए इस दोहरा मापदंड था कि नहीं नैतिक मापदंड? नहीं सुधांशु जी, इसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया कि क्या उन्होंने ड्राइंग रूम की किसी बात को ऐसे कह दिया, क्या देश को लेकर बहुत हल्के स्वभाव से उन्होंने ये कह दिया? सबने कहा कि जो उन्होंने कहा, और उन्होंने खुद भी कहा कि इस तरह का, हालांकि माफी नहीं मांगी, लेकिन सवाल ये है कि नहीं क्या नहीं खुली अंजना जी, धमकी? ये क्रिटिसाइज करना अलग है। मैं जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूं पैसा लेकर उसी का प्रचार कर रहा हूं। चलिए ठीक देखिए, है, मैं- राकेश ये जी, कितना बड़ा विरोधाभास? सबके पास जल्दी देखिए राकेश जी। हम साफ मानते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक देश है। हाँ, इसमें हाँ। कला, साहित्य, संस्कृति को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और किसी की भी फिल्म आए, ये दर्शक निर्णय करेगा कि देखे या ना देखे। हाँ। मुझे लगता है कि विजयवर्गीय जी ने जो बयान दिया है वो एक लाइट सेंस में, एक कार्यकर्ताओं की बैठक में हंसते हुए उनके बयान का मुद्रा देखिए, कोई धमकी का अंदाज तो नहीं था। दंगल पर मंगल का मतलब समझा नहीं, धमकी का अंदाज नहीं था। सर मुझे समझा दीजिए हाँ, ना सर, आप दंगल पर मंगल करना है, ये क्या होता उन्होंने है? कार्यकर्ताओं से कहा, जिस आदमी ने असहिष्णु कहा उसका फिल्म दंगल आ रहा है, देखो उसमें मंगल होगा। वो अच्छा- मंगल होगा? हम उन्होंने दंगल में मंगल कहा, वाह, उन्होंने वाह। दंगल। मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ इसको बड़े फलक पर देखिए, मैं अपनी बात छोटी 30 सेकंड में समाप्त करूंगा। देखिए इस देश में एक बौद्धिक राजनीतिक उपक्रम चलाया गया, वो इसलिए साबित हो रहा है कि बड़े पैमाने पर कलाकारों ने और साहित्यकारों ने अपना अवार्ड वापसी किया था और असहिष्णुता की बात कही थी। अभी तुरंत मालदा में एक घटना घटी, यदि आमिर खान उस पर एक बयान देते, आमिर खान वहां चले जाते तो मेरा सम्मान बढ़ जाता। अवार्ड वापसी करने वाले, उनके पीछे खड़ी राजनीतिक ताकतें, जिसमें 10 जनपद भी है, हाँ। यदि उस पर एक टिप्पणी कर देती तो हम चले जाते। कांग्रेस यदि एक पार्लियामेंट्री पार्टी की कमेटी भेज देती तो हमारा सम्मान बढ़ जाता। तो यह जो दोहरा मापदंड है वो देश में एक दरार पैदा कर रहा है और पंथ निरपेक्षता की हमारी परंपरा को तोड़ने का, जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। आप दोनों से जल्दी से मैं इस पर रिएक्शन चाहती हूँ। संजय झा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, एक तो आमिर खान का मुद्दा और दूसरी तरफ मालदा से लेकर फतेहपुर पर तो मैं गौरव भाटिया से खैर बात करूंगी। अंजना जी देखिए, आप आज भारत में क्या देख रहे हैं? एक नकारात्मक और नफरत की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति। और उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। ये कितनी पाखंडी ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि आज फिर 2 दिन पहले मोहन भागवत जी जो आरएसएस चलाते हैं और जिनके इशारे पे ये सरकार, मोदी सरकार चलती है, वो भी एक सच्चाई है। उन्होंने फिर दोहराया था कि यहाँ पर तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये प्रश्न पूछिए राकेश सिन्हा और सुधांशु त्रिवेदी से, क्या ये दोनों मैं इसका जवाब दे देता हूं। पार्टियां या आरएसएस एक संस्था, ये भारत के संविधान में इनका कोई इज्जत संजय है? जी, मैं इसका जवाब क्या दे दूं? ये आपने एक उसको सवाल भारत उठा के दिया, मैं समझ संविधान गया। को मानते हैं
संजय जी इसका जवाब सुन लीजिए ना। एक तो मोहन भागवत जी के बयान को आप बीच में मत टोकिए सेना तो जी। मैं आपके जवाब दे रहा हूं ना। आपने एक जवाब, आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया हिंदू राष्ट्र पर। मोहन भागवत जी ने बात कही है कि भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं बनती है। जो मनुष्य को मनुष्य बनाया नहीं जाता है, मनुष्य को संस्कारित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र भारत की संस्कृति और संस्कार का प्रतीक है। क्यों बीच में बोल रहे हैं? वो राजनीतिक उपक्रम नहीं है, वो एक थियोक्रेटिक कंसेप्ट नहीं है। आप जो 10 जनपद से गाइडलाइंस लेकर आते हैं या जो पढ़कर कम से कम मोहन भागवत जी जैसे लोगों के बयान को ठीक से पढ़ा कीजिए। टोकने की कोशिश कर अरे रहे हैं उनके बयान में क्या है? भारत की संस्कृति क्या है? हिंदू संस्कृति नहीं तो क्या संस्कृति है? सुनिए भारत की विरासत को छोड़ना है क्या? मोहन सुनिए, एक मिनट, आ रही हूं। आप घबराए क्यों हैं? आपके आज तक के दर्शक देख रहे हैं कि आरएसएस के आरके सिन्हा जी इतने हताश और निराश क्यों हो रहे हैं? अच्छा, आप दर्शक हैं कि सामने कीजिए। आप दर्शकों की राय ले रहे हैं? आपके पास कौन सा बैरोमीटर है? बना के उनको संजय झा जी 10 जनपद ने एक बैरोमीटर दे दिया है कि दर्शकों की राय आपको आज तक के पास बैरोमीटर है दर्शकों का, अभी तो आई नहीं है और आपको मिल गया। सुनिए, यहाँ पे आप मेरी बात को सुनिए सिन्हा जी, टालने की कोशिश मत कीजिए। मैं बोलता रहूंगा और मैं आप यदि चिल्लाएंगे तो आपके ऊपर मैं भी चिल्ला सकता हूं। तो सुनिए बात, बीच में मत टोकिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सिन्हा जी। जो चीज आमिर खान ने कहा वो तो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था। तो क्या प्रणब मुखर्जी का आप मजाक उड़ा रहे हैं? क्या उन पर आप आलोचना कर रहे हैं? उनकी समीक्षा कर रहे हैं आप? या सिर्फ आप आमिर खान? अरे आप तो प्रश्न को इतना लंबा करते हैं, उसका जवाब तो सुन लीजिए। भारत के राष्ट्रपति ने नहीं कहा कि उनके घर के लोग भारत छोड़ना चाहते हैं। वो जो उन्होंने जो कहा था मैं समर्थन करता हूँ, देश में सहिष्णुता होनी चाहिए। कौन प्रधानमंत्री ने उनका समर्थन किया? इन्होंने कहा मेरी पत्नी इस देश को छोड़कर जाना चाहती है, इस देश का वातावरण ऐसा है, ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर रहने का ना नैतिक अधिकार है न रखना चाहिए। यदि रूटीन में भी हटाया गया तो सही निर्णय है, ऐसा होना ही चाहिए था। इस बात से उनको अरे रामनाथ गोयनका के इंडियन एक्सप्रेस का गला घोटने वाला कांग्रेस क्या गलत कहा उन्होंने? आप बताइए। 88-89 में रामनाथ गोयनका और इंडियन एक्सप्रेस की गलती क्या थी? आप सरकार के खिलाफ लिखने वाले अखबार का गला घोटकर लोकतंत्र का गला कांग्रेस ने सबके सामने घोटा। वर्कर्स का स्ट्राइक करा दिया। आपने नाम सुना था वर्कर्स का स्ट्राइक का? उस अखबार को बंद कर दिया गया। बंद रात को बंद कमरे में अखबार निकालकर हम सड़कों पे बांटते थे अखबार को, और आप देश को सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक सेकंड। अरे बीजेपी को ब्रिटिश जनता पार्टी बनाई है, डिवाइड एंड रूल पार्टी हो चुकी है। बीजेपी इज अ ब्रिटिश। देखिए बहुत अच्छे चैनल, जिम्मेदार चैनल पे एक जिम्मेदार पैनल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज हम सबको जो सेंचुअल रहना चाहिए। मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखूंगा। 30 सेकंड में पहली चीज तो मैं सुधांशु जी से बड़े अदब और एहतराम से एक बात कहना चाहूंगा। आमिर खान के बयान का हमने समर्थन नहीं किया, परंतु अगर मैं कहूं कि चंद्रमा पे पहुंचने वाले एक न्यूक्लियर भारत में रह के मुझको शर्म आई, मैं रोता था कि मैं ऐसे भारत में क्यों पैदा हो गया। ये बयान एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने भारत की धरती पे नहीं बाहर जाके दिया था। क्या हमने उनसे पूछा कि आप ये कह रहा है कि मैं भारत में रह के रोया या भारत में मुझको पैदा होने के बाद शर्म आई? जिस देश में विवेकानंद, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हों, जहां पे आरएसएस जैसे संगठन हो, किसी भी हो, उस देश का व्यक्ति बाहर जाके कि मुझको भारत में पैदा होकर शर्म आई। लेकिन आज ये इस तरीके के बयान, आमिर खान आइडियोलॉजी नहीं है। परंतु मैं आगे की एक बात कहना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ सुधांशु जी आपसे। मैं आपसे पूछता हूं, इसी देश के अंदर आप धर्म की राजनीति क्या झा साहब और सुधांशु जी हो? धर्म की राजनीति बंद कर दीजिए। एक कलाकार कहते हैं मैं फकर के साथ बीफ खाता हूं, आप बॉलीवुड में उनका बहिष्कार नहीं करते। और आप जो ये कह रहे हैं अरे भाई दंगल हो या दिलवाले हो, शिवलिंग जिसके बारे में कश्मीरी जनता जानती है कि अमरनाथ यात्रा को ढूंढने वाले, भगवान शिव के उस मंदिर को ढूंढने वाले मुसलमान थे। आपकी पार्टी के सांसद एक फिल्म में कहते हुए काला का जो पत्थर होता है, टोक तो उनसे जज पूछता वो पत्थर नहीं होता बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग है जो पूजनीय है। आप उस आदमी को अहमदाबाद से जो है सांसद बना देते हो। ये दोहरे मापदंड के साथ आमिर खान का अगर धर्म कुछ है तो आप उससे पूछेंगे, इससे निकल के आइए। धर्म के आधार पर फिल्मों को मत बांटिए, वरना देश को जिस तरफ ले जा रहा है विनाशकारी का काम है। बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे, लेकिन गौरव भाटिया के पास जल्दी से एक रिएक्शन के लिए मैं आना चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी, उत्तर प्रदेश से जो लगातार खबरें आ रही हैं बहुत परेशान करने वाली हैं। मालदा हुआ, लेकिन आप देखिए कि मुजफ्फरनगर हो, दादरी हो, फतेहपुर में बीते दिन जो हुआ, हरदा में हुआ, उत्तर प्रदेश में ही ये सब क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी अगर पोलराइज करती है तो काउंटर पोलराइजेशन आपको सूट करता है, इसीलिए आप ये सब कुछ होने देते हैं। अंजना जी, मुझे फिर से बहुत दुख है कि जब भाजपा के, आरएसएस के, वीएचपी के नेता
वहां पे सांप्रदायिक बयान देते हैं और दंगे कराते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सांसदों और मंत्रियों की, खासकर भाजपा के, कि वो सौहार्द बनाए रखें, तो आप समाजवादी पार्टी को बीच में ले आती हैं और कहती हैं ये आपको सूट करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून की सरकार है, और जो फतेहपुर में भी हुआ है वहां पे तोगड़िया जी और उसके अलावा इनकी ही मंत्री जो है साध्वी निरंजन जा रही थी और उसके बाद ये घटना हुई। और ये मुद्दा मैं कई बार आपके चैनल पे भी उठा चुका हूं कि जब तक योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, संगीत सोम, जिनको Z+ सिक्योरिटी है, इनको देश के प्रधानमंत्री एक स्ट्रांग मैसेज नहीं देंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये लोग उत्तर प्रदेश में आके आग उगलते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जब भाजपा के सांसद दंगा कराना चाहते हैं, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे दादरी हो, चाहे फतेहपुर हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठा के वहां पे पूरा प्रयास किया है कि सौहार्द बना रहे। कम से कम बहुत सारी बातें आपने कही, आगे भी कहेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई की बात आती है, दादरी के बाद भी रिपोर्ट आई कि बीजेपी के लोकल नेता है, तब कार्रवाई के वक्त एसपी हाथ खींच लेता है पीछे, और इसलिए उम्मीद भरोसा आपकी बात पर नहीं होता। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.